सज गया भानु प्रतापपुर का दंगल। घोषित हुए दोनों पक्ष से उम्मीदवार। ब्रह्मानंद का मुकाबला होगा सावित्री मंडावी से। सरकार का कामकाज फिर से एक बार चुनावी दांव पर। छत्तीसगढ़ में भानु प्रतापपुर के रूप में 5वां उपचुनाव होने जा रहा है। 2023 के पहले होने वाले चुनाव को सत्ता का सेमीफाइनल कहे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि फाइनल में जाने से पहले प्रमुख दल एक बार फिर से लड़ाई के लिए तैयार दिखाई दे रहे हैं। भाजपा ने ब्रह्मानंद को उम्मीदवार बनाया है, तो कांग्रेस ने विधायक रहे मोहन मंडावी की पत्नी सावित्री मंडावी को उम्मीदवार घोषित किया है। इस चुनाव के लिए भाजपा की ओर से केदार कश्यप और संतोष पांडे को प्रभारी बनाया गया है, तो कांग्रेस की ओर से कांकेर की प्रभारी अनिला भेरिया है। बिल्कुल, देखिए चुनाव तो चैलेंजिंग रहता है और कोई विरोधी को हम कमजोर समझते नहीं हैं, इसलिए हम अपने हिसाब से तैयारी कर रहे हैं और हमारी पूरी तैयारी है। और सरकार की जो धरातल पे काम कर रहे हैं, जमीनी स्तर से गांव के आखिरी छोर तक हमारी योजनाएं पहुंच रही है, उसका फायदा हम सबको मिलेगा। और आदिवासियों के लिए तो आप लोग देख ही रहे हैं कि जब से मुख्यमंत्री बने उसके बाद से चाहे जमीन वापसी की बात हो, चाहे वन अधिकार पट्टा की बात हो, चाहे वन उपज की जो समर्थन मूल्य की बात हो, ये सब हमारे आदिवासी भाइयों के लिए कर रहे हैं। इधर भाजपा ने 2008 में अपने विधायक रहे ब्रह्मानंद पर विश्वास जताया है, इसलिए पार्टी को अपने उम्मीदवार के साथ सरकार के खिलाफ नाराजगी का फायदा मिलने की बात कह रही है। पहले हमारे बीजेपी से विधायक रहे हैं और विधायक के 5 वर्ष का कार्यकाल लोग आज भी याद कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें प्रत्याशी घोषित किया है और निश्चित रूप से इस चुनाव में ब्रह्मानंद जी हमारे अभी प्रत्याशी है और कुछ दिनों के बाद में उसके विधायक के रूप में चुन करके आएंगे। इस चुनाव में सीधा मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच ही होना है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने चुनाव में नहीं लड़ने का फैसला लिया है। वहीं जनता कांग्रेस जोगी भी मनोज मंडावी से जोगी के पुराने रिश्ते के चलते चुनाव नहीं लड़ने जा रही है। ऐसे में सीधी फाइट भाजपा और कांग्रेस के बीच होगी और साथ ही इस बात का टेस्ट भी हो जाएगा कि जनता का झुकाव किसके प्रति है। टीवी 24 के लिए मोहन तिवारी की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। मुद्दा आज का है भानु प्रतापपुर का दंगल। जी हां, इस दंगल को कौन जीतेगा इसकी चर्चा अभी चुनाव होने तक लगातार बनी रहेगी, लेकिन आज ये चर्चा इसलिए जो है ज्यादा प्रासंगिक है क्योंकि उम्मीदवार दोनों ओर से सामने आ चुके हैं, पत्ते खुल चुके हैं। उम्मीदवार का चयन किन आधारों पर किया गया, उम्मीदवारों के नाम आने से किसे कितना फायदा होगा, इसी पर आज हमारी चर्चा केंद्रित है। मिलते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करते हैं, वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं उचित शर्मा जी। भाजपा का प्रतिनिधित्व करने के लिए हमारे साथ मौजूद है रमेश ठाकुर जी, और कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए तेज तर्रार प्रवक्ता के रूप में हमारे बीच हैं अजय गंगवानी जी। तो तीनों मेहमानों का हम बहुत स्वागत करते हुए भानु प्रतापपुर के इस दंगल पर चर्चा के लिए उन्हें आमंत्रित करते हैं और तीनों से एक एक बार राय लेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि भानु प्रतापपुर का ये जो चुनाव है एक तरीके से सेमीफाइनल है और एक टेस्ट भी है कांग्रेस और भाजपा का, क्योंकि ये सीधी लड़ाई बन गया है। छोटे दल जो कि अभी तक दांव ठोकते थे वो अब पीछे हट गए हैं। तो अब क्या समीकरण बनेगा और उम्मीदवारों को सामने आने के बाद कौन किस तरीके से बेहतर है, आंकेंगे, जानेंगे। सबसे पहले मैं अजय गंगवानी जी की ओर रुख करता हूं और उनसे जानता हूं कि आज आप लोग ने उम्मीदवार घोषित किया है, भाजपा ने कल उम्मीदवार घोषित किया था। उम्मीदवार के लिहाज से आप कैसा मानते हैं, अपनी पार्टी को कितना अपर हैंड देंगे? मोहन जी, देखिए बहुत सोच समझकर सावित्री मंडावी जी को हमने उम्मीदवार बनाया है, क्योंकि मनोज सिंह मंडावी जी कदावर आदिवासी नेता थे। मध्य प्रदेश के समय 1998 में पहली बार विधायक बने और भानु प्रतापपुर में 2 बार विधायक रहे। लगातार जनता से सीधा संपर्क रहा, उनकी डिमांड्स के अनुसार उनकी लगातार उनके साथ संपर्क के माध्यम से बहुत अच्छा उनका एक नीति बनी हुई है, उनका एक अच्छी इमेज है और कहीं ना कहीं एक स्वाभाविक उम्मीदवार थी हमारे लिए सावित्री मंडावी जी। और एक पढ़ी लिखी महिला है, एक गवर्नमेंट जॉब में थी और बहुत सुलझी हुई महिला है, तो बहुत सोच समझकर उम्मीदवार बनाया गया है। और हमें पूरा विश्वास है कि 5 दिसंबर को जो भानु प्रतापपुर में वोटिंग होगी, हमें लगातार जो पहले के 4 विधानसभा उपचुनाव रहे, चाहे दंतेवाड़ा चुनाव की बात करूं 11,331, चित्रकूट की बात करूं 17,853,
मरवाही जहां इन्होंने इनकी बी टीम ने मिलकर चुनाव लड़ा, वहां पे 36,000 वोट, और जो लाखड़ी चुनाव हुआ खैरागढ़, उसमें भी 20,000 से ज्यादा वोटों से हमने जीत दर्ज की है। तो हमें पूरा विश्वास है कांग्रेस पार्टी को कि आने वाले चुनाव में भी 5 दिसंबर को कैसे आते हैं। ब्रह्मानंद सामने हैं। देखिए, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं आपके लोकप्रिय चैनल पे, ब्रह्मानंद नेताम जी 2008 में विधायक जरूर चुने गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उन्हें 2013 और 2018 में विधानसभा के टिकट को उम्मीदवार नहीं माना, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ये पूरी तरह आश्वस्त है कि ये चुनाव वो हारने वाले हैं। तो मेरा एक स्पष्ट है कि ब्रह्मानंद नेताम को बलि का बकरा बनाया गया है, जो शायद वो समझ नहीं पा रहे हैं, और 8 दिसंबर को दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं एक बात और कहना चाहूंगा छोटा सा, पिछले जो चुनाव 2018 का, मनोज सिंह मंडावी जी को 72,520 वोट मिले, देवीलाल दुग्गा जी को 45,827, कुल वोटों का जो अंतर था वो था 26,700, मतलब 19% वोटों का अंतर था, जो एक बहुत लंबा अंतर है। जबकि वो छत्तीसगढ़ की बात करूं, जो मतों का अंतर था वो मात्र 10% था। तो इतने जो मतों का अंतर है 26,700 को वो पाटना बहुत मुश्किल है। लगातार माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जो ग्राम स्वराज के स्वप्न को लेकर किसान, गरीब, आदिवासी मजदूर को लगातार निर्णय लिए है, हमें पूरा विश्वास है कि हमें भरपूर प्यार, स्नेह और आशीर्वाद भानु प्रताप की जनता देगी। बिल्कुल, तो वो परिस्थितियां शायद अलग हों। हम जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ रमेश ठाकुर जी है। रमेश जी, 5वां चुनाव है, लगातार 4 चुनावों में आपको हार का सामना करना पड़ा है, और ऐसी सीटें जहां पर आप लोग जीते थे वहां भी आप लोग हारे हैं, तो 5वें में क्या उम्मीद करें? देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने ब्रह्मानंद जी को प्रत्याशी बनाया है, और आज जो आदिवासी क्षेत्रों में, सुदूर क्षेत्रों में जो कांग्रेस के 4 साल का कार्यकाल रहा है और उनका कार्य प्रणाली रहा है, आज पूरे आदिवासी समाज में आक्रोश की भाव है, आक्रोश का वातावरण बना हुआ है, और इस सरकार से उनका विश्वास उठ चुका है। आने वाला चुनाव में निश्चित रूप से कांग्रेस मुगालते में है, जिस प्रकार से ये प्रत्याशी बना है। आज इनको, अगर इनको अपने कार्य के ऊपर आत्मविश्वास रहता है, तो ये जो है सहानुभूति वोट के आधार पर यहाँ पर भी एक खेल खेलने का प्रयास किया गया है। अगर इनके कार्यों के आधार पर ये अब दावा कर सकते हैं, तो इनको दरी उठाने वाले वहां अनेक ऐसे कार्यकर्ता है जिनको अवसर देना चाहिए था, लेकिन उनको अवसर नहीं दिया। जो भारतीय इनके पार्टी के कार्यकर्ता नहीं थे, इनके पार्टी के सदस्य नहीं थे, उनको सहानुभूति के आधार पर एक सहानुभूति वोट हमको प्राप्त हो जाए, इसलिए जो है एक दाव इन्होंने खेला है। लेकिन वहां पर जो निष्ठावान कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता है वो आक्रोशित है, मायूस है। क्या वो सालों साल खाली दरी उठाने का काम करते रहेंगे? उनको कोई अवसर कांग्रेस पार्टी की ओर से नहीं मिलेगा। ये सारे विषय आज जो है भानु प्रतापपुर में हर घर में अब बच्चा वहां पर कहने लग गए हैं, बोलने लग गए हैं। अब ब्रह्मानंद जी निश्चित रूप से मुगालते में रहे, स्वप्न देखते रहे, स्वप्न देखने के लिए किसी को मना नहीं है, लेकिन आने वाला 5 तारीख को भानु प्रतापपुर के जनता निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को मतदान करेंगे, और इसलिए करेंगे कि जो बड़े बड़े वादा करके जो बात करते हैं कि हमको 18 में इतने सीट मिल गया और ये मिला, आने दीजिए 2023। आपकी जो 5 सालों में जो गति बनने वाला है वो आपको 2023 में मिलेगा। और रह गया सवाल 4 उपचुनाव की बात करते हैं, इनको क्या आवश्यकता पड़ा कि इन चुनाव के समय में जिला घोषित करने का? मरवाही का चुनाव हुआ, वहां चुनाव नहीं लड़ने दिया। इस प्रकार का खेल खेलने का प्रयास, लोगों को भ्रमित करने का, लोगों के साथ में धोखा देने का, वादा खिलाफी का जो काम किया है कांग्रेस पार्टी ने, उसका सबक निश्चित रूप से भानु प्रतापपुर की जनता आने वाला 5 तारीख को इनको देने जा रही है। बिल्कुल, तो अब दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बातें रख दी है। हम चलते हैं, हमारे राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार के रूप में उचित शर्मा जी हैं। शर्मा जी, हम ये बार बार देखते हैं क्रिकेट के खेल में भी जैसा होता है कि लगातार एक टीम जीतते आती है, तो उसके सामने जब कोई भी टीम आती है तो उसे वो 5वां मैच भी हरा देती है। कुछ ऐसी स्थिति है क्या? मनोबल बढ़ा हुआ है कांग्रेस का, सरकार में भी है, कोई आजू बाजू दिख नहीं रहा है, मुद्दे फेवर में हैं, इस तरीके के एजेंडे के साथ कांग्रेस काम कर रही है, तो क्या फेवर में जा सकता है ये चुनाव? देखिए मनोज जी, जब तक खैरागढ़ का उपचुनाव था तब तक तो मैं आपकी बात से सहमत हूं कि उनका मनोबल काफी बड़ा हुआ था, और किसी भी सरकार का जो सत्ता में रहती है उनका मनोबल बड़ा भी रहता है। तो मगर इस चुनाव में थोड़ी सी चुनौती कांग्रेस को मैं देखता हूं कि चुनौती वो है, कुछ चुनौतियां हैं जो उनको सामना करना पड़ सकता है, जैसे आदिवासी आरक्षण को लेके है, क्योंकि ये चुनाव कांग्रेस के लिए उतना आसान नहीं होगा जितना बाकी के पूर्व चुनाव जो उन्होंने जीते, और बहुत कंफर्टेबली जीते। ऐसा नहीं कि बहुत संघर्ष करके जीता, बहुत कंफर्टेबली उन्होंने जीता। लेकिन ये चुनाव जो है वो मैं 2-4 पॉइंट में आपके सामने रखता हूं कि आदिवासी आरक्षण का एक मुद्दा है, करप्शन के एक मुद्दे जो पूरे के गांव तक फैले हुए हैं, कि जो
ईडी के जिस तरीके से उन्होंने माहौल बनाया हुआ है, आरक्षण को लेकर माहौल बना हुआ है। दूसरा चीज कांग्रेस में एक चीज है कि आप देखिए कि कांग्रेस ने आसपास की सराउंडिंग में, एक नई बात मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ, आसपास की सराउंडिंग, आप अंतागढ़ भी देख लीजिए कि अंतागढ़ के जो विधायक हैं वो कांग्रेस पार्टी के नहीं, वो पुलिस इंस्पेक्टर की नौकरी छोड़कर उनको लाया गया। नाग साहब आप जानते हैं, बाजू वाले कॉन्स्टिट्यूंसी काकेर में IAS सोडी जी को वहां लाया गया। तो अब ये तीसरा चुनाव जो है वो भी एक सरकारी कर्मचारी को, सरकारी शिक्षिका को लाया गया है। तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक अजीब सा माहौल है कि पूरे के पूरे कांग्रेस में तो नहीं, गवर्नमेंट के लोग आएंगे तो कांग्रेस के कार्यकर्ता को कब टिकट मिलेगी, ये भी एक इशू है जो चल रहा है, वो बता रहा हूं। लेकिन एक जो 4 साल की एंटी इनकम्बेंसी है उसको भी आप इसमें देख सकते हैं। सर्व आदिवासी समाज ने जो 34 फॉर्म खरीदे वो भी आप बड़ी चुनौतीपूर्ण होंगे। तो कांग्रेस की काफी चुनौतियां आपको देखने को मिलेंगी कांग्रेस के जो यहाँ पे। और विपक्ष, जो पूर्व विपक्ष था और आज का विपक्ष है, वो बड़ा जमीन आसमान का अंतर है। आप भी जानते हैं पिछले 6 महीने में जिस तरीके से विपक्ष ने अपनी सूरत और सूरत हाल बदले हैं वो काफी लाजवाब करके गए हैं। पिछले 6 महीने के अंदर 19 कैबिनेट मंत्री, अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष चेंज होना, अध्यक्ष चेंज होना, इनके प्रभारी चेंज होना, जिस तरीके से माथुर साहब अभी आके 2 दिन क्लास अभी लेंगे, तो काफी चेंजेस भारतीय जनता पार्टी में आया और भारतीय जनता पार्टी का भी मनोबल काफी बड़ा हुआ है। जो पूर्व विपक्ष था वो वर्तमान विपक्ष है। पहले सोशल मीडिया में वो थोड़ा सा माहौल बनाए हुए थे, आज सड़कों में भी उन्होंने माहौल बनाया हुआ है। तो निश्चित तौर पे इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और बड़ा संघर्ष का आप इसमें देख सकते हैं कि बहुत आसान नहीं होगा किसी भी पार्टी के लिए, बड़ा संघर्ष। बिल्कुल उचित शर्मा जी की बात से 2-3 चीजें निकल के आई हैं, जवाब लेंगे हम अजय गंगवानी जी से। गंगवानी जी, क्रिकेट की भाषा में कहें तो लाइन लेंथ बदल के अब आपके सामने प्रतिद्वंदी उतरा है, नए बॉलर के साथ, तेज बॉलर के साथ उनका मुकाबला करना है। और मेरा सवाल ये भी है कि जब आप लोग कामकाज के आधार पर ही वोट मांग रहे हैं तो फिर से उस परिवार के सदस्य को क्यों वो टिकट आप लोग ने दी, सहानुभूति कार्ड क्यों खेला जब आप लोग को कामकाज के आधार पर वोट मिल जा रहा है? मोहन जी थोड़ा सा समय दीजिएगा, 2-3 प्रश्न थे, जवाब देना चाहूंगा। देखिए, सबसे पहले हमारी कांग्रेस की परंपरा रही है कि कोई अगर कांग्रेस का नेता दिवंगत होता है तो हमारा प्रयास होता है कि अगर उसके परिवार में कोई अच्छा उम्मीदवार है जिसकी क्षेत्र में पकड़ है। देखिए, कहीं ना कहीं जो हमने अभी भी उम्मीदवार चुना है, सरकार और संगठन के स्तर पर हमने सर्वे किया, जो सर्वाधिक उम्मीद जिसकी थी जीतने वाले उम्मीदवार के रूप में कहीं ना कहीं उनका सावित्री मंडावी जी का नाम सामने आया। तो बहुत सोच समझ कर उनको टिकट दी गई है। और जो उचित शर्मा जी मेरे वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं कुछ बातों से, लेकिन असहमत हूं। एक बात उन्होंने कहा कि जो सरकारी नौकरी से हम किसी को अगर प्रत्याशी बना रहे हैं तो कांग्रेस में जो कार्यकर्ता है उसमें निराशा है, ये मैं सहमत नहीं हूं उस बात से, क्योंकि उनके साथ रायशुमारी करके देखिए हमारे कांग्रेस पार्टी में पूरी तरह से आंतरिक लोकतंत्र है। पहले 14 उम्मीदवार आए, 14 के बाद चर्चा के बाद जो सरकार और पार्टी का सर्वे हुआ, आखिरी 3 बेस्ट उम्मीदवार आए, उन 3 उम्मीदवार को पैनल हमने केंद्र के आला कमान के पास भेजा और वहां से जो फाइनल हुआ है, तो एक सिस्टम को हम फॉलो करते हैं। और देखिए, ये स्पष्ट है, एक आदिवासी आरक्षण का मुद्दा भी उचित शर्मा जी ने उठाया है। आपको स्पष्ट कर दूं, लगातार हमारी 4 साल की सरकार है और आदिवासियों के संबंध में लगातार हमारे तो निर्णय लिए गए, चाहे तेंदुपत्ता का समर्थन मूल्य 2500 से बढ़ा के 4000 करना हो, ये लघु वनोपज की 7 खरीदते थे, हम 65 खरीद रहे हैं। 600 गुना वनोपज की खरीदी बढ़ी है। 4,84,000 वनाधिकार पट्टे देने में आज छत्तीसगढ़ पूरे देश में पहले स्थान पर है। भारतीय जनता पार्टी 15 साल सरकार में रही, क्या कभी पेशा कानून लागू करने का प्रयास किया? हमने पेशा कानून लागू किया, अधिसूचना तक जारी हो गई। तो लगातार हमारे द्वारा निर्णय लिए गए और ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो लगातार 15 सालों तक आदिवासियों से धोखा करती रही। क्या जर्सी गाय दी गई? क्या सरकारी नौकरी दी गई? आज उनके अधिकारियों भूमि के संरक्षण के कानून बनाने की बात करते रहे, अंत में टाटा द्वारा अधिग्रहित 1707 किसानों की जमीन 4200 एकड़ टाटा को सौंप दी। तो कहीं ना कहीं दोहरा क्षेत्र तो सौतेला व्यवहार था, वो आदिवासी वर्ग अच्छे से समझ रहा है। अब 5 सेकंड और दीजिएगा, आरक्षण की बात कर लूं। आज कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी दिखावे के लिए तो राजनीतिक पाखंड किया, आरक्षण आदिवासी जनजाति का 20 से बढ़ा के 32 किया, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक निर्णय था, इंदिरा साहनी प्रकरण में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, किसी भी राज्य में अगर आरक्षण 50% से ज्यादा बढ़ाते हैं तो पूरी विशेष परिस्थितियों में सही तथ्यों के साथ, सही विचारों के साथ आंकड़े आपको पेश करने होंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जवाब दे, क्या उन्होंने दिए? दूसरी बात, जो इनके सर्वाधिक आदिवासी वरिष्ठ नेता थे ननकीराम कंवर, जो गृह मंत्री भी थे, उनकी 1000 पेज की रिपोर्ट आई। क्या उसकी 10 सेकंड मैंने कंप्लीट करूं, जरूरी है। ननकीराम कंवर की रिपोर्ट सबमिट नहीं करते, आज मुख्य सचिव की अध्यक्षता की जो रिपोर्ट थी वो सबमिट नहीं करते। आखिर ये दिखावे के राजनीतिक पाखंड करते रहे, लेकिन तथ्य वहां पेश नहीं किए गए। मुद्दों पे आ जाते हैं, मुद्दे गिना दिए हैं अजय गंगवानी जी ने, और उनके हिसाब से तो आप लोग जो तैयारी करके आए हैं जिन मुद्दों की, उनके पास बचाव की एक जवाबी लिस्ट जो है वो तैयार है लग रहा है। ठाकुर साहब कैसे करेंगे? ये तो बता रहे हैं कि आरक्षण का मुद्दा भी नहीं चलेगा, इनकम्बेंसी का मुद्दा भी नहीं चलेगा, उम्मीदवार को लेकर नाराजगी भी नहीं है, ऐसे में आप लोगों के पास क्या बचा? किस मुद्दे के आधार पर आप चुनाव में जाएंगे?
देखिए, कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता हमारे भाई अजय गंगवानी जी बैठे हैं, उनकी व्यवस्था है, वो बोल नहीं सकते। लेकिन वास्तविक में धरातल में आप जाएंगे तो मैं तो सिर्फ भानु प्रतापपुर की बात नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी कई भागों में विभक्त हो चुका है। उनके कार्यकर्ताओं में काफी आक्रोशित है। जिस प्रकार से एकला चलो राजनीति चल रहा है, हिटलर शाही रवैया है, प्रशासनिक और राजनीतिक ढंग से जिस प्रकार से यहाँ के प्रदेश के मुखिया का रवैया रहा है, इनके प्रदेश अध्यक्ष को भी कहीं पर बोलने के लिए पहले उनको सोचना पड़ता है। विभिन्न प्रकार की उनके साथ भी स्थिति निर्मित हो चुका है, बताने की आवश्यकता नहीं, सब लोग जानते हैं। ये बोलते धरातल में कहीं पर भी कांग्रेस की इन 4 सालों में आप देखेंगे तो घोषणाएं जो किए हैं वो सिर्फ कागजी और विज्ञापनी हैं। आज आम जनता इनके बातों पे अब विश्वास नहीं करते हैं, जिस प्रकार से 2018 में जरूर विश्वास किए इनके बड़े बड़े वादों पर, लेकिन आज 4 साल बीतने पर आज जनता का विश्वास इनके पार्टी से उठ चुका है। रही सवाल आरक्षण का, आरक्षण के लिए ये अपनी जो है बात सिर्फ करते हैं, इनको 4 साल का अवसर मिला, ये अच्छे ढंग से उसका पहल कर सकते थे उच्च न्यायालय में। सिर्फ आरोप लगाने से नहीं होगा, सिर्फ आप जो है आरोप लगा के अपना बचाव नहीं कर सकते। आदिवासियों से आपका नैतिक दायित्व है, आप 2 बातों का जवाब दे दीजिए। आपकी नंदीराम कमेटी की रिपोर्ट की सूचना आपके द्वारा उच्च न्यायालय में क्यों नहीं दी गई? मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जो रिपोर्ट बनाई उसकी सूचना क्यों नहीं दी गई? और आपने सच्चा विचार जो 50% आरक्षण किया वो आपने क्यों सबमिट नहीं किया? अध्यक्ष बनाने जो राजनीतिक कांग्रेस आदिवासी समझ रही है, और आप इसी बात पे कर रहे हैं। भानु प्रताप कहीं ना कहीं हम 1 और 2 दिसंबर को जो सत्य ला रहे हैं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। छत्तीसगढ़ की जनता समझ जाएगी कि किसकी नियत थी, किसकी नहीं थी, कौन राजनीतिक पाखंड कर रहा था, कौन राजनीतिक ढोंग कर रहा था। आदिवासी वर्ग आपको दिखा देगा, आपको आईना दिखेगा। 8 दिसंबर को दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठाकुर जी, आप लोकप्रिय चैनल पे अपनी गलती स्वीकार करने का साथ दिखाइए। उचित शर्मा जी से समझ लेंगे जी, बिल्कुल बिल्कुल उचित शर्मा जी से इस पूरे मुद्दे को समझ लेंगे। इनकम्बेंसी के मुद्दे को अगर हम थोड़ा दरकिनार भी कर दें, क्योंकि इसको देखने के नजरिए अपने अपने हैं दोनों पार्टियों के, पर आरक्षण का एक ऐसा मुद्दा है जो कि पूरे प्रदेश के सामने है। क्या एक भानु प्रताप विधानसभा सीट पर इसका असर हो सकता है? क्या किस तरीके से आरक्षण का लाभ लेने वाले कितने % होंगे? बहुत कम लोग होंगे, या वो ऐसे डिसाइडर हैं कि इस वजह से ही अपना वोट डिसाइड करके देंगे? इस मुद्दे को कितना अहम माना जाए इस चुनाव में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से उसको कैश कराने की कोशिश करेगी, क्योंकि रिजर्व सीट है तो डेफिनेटली वहां पे जो है आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और वो डिसाइडिंग फैक्टर वो ही है। तो निश्चित तौर पे आदिवासी समाज जो एक सरकार से इतर एक चाल चल रहा है, इतर एक अपनी पोजीशन बना रहा है, इतर एक उन्होंने अपना संगठन बना के रखा है जो सरकार से नाखुश है, वो अपने लोगों को हर ग्राम पंचायत से वो एक नामांकन भरने के लिए उसने आह्वान भी किया हुआ है। तो उनकी एक अलग सामाजिक राजनीति चालू है। तो वहां पे अब 2 खेमे में एक भारतीय जनता पार्टी जो कि विपक्ष के रोल में है, तो वो इसको कैश कराने की कोशिश करेगी। ये सरकार का, इस भूपेश सरकार का एक लिटमस टेस्ट है। वहीं पे कांग्रेस जो है वो मनोज मंडावी की जो एक अच्छी छवि है, उनकी पत्नी जो उनको टिकट दिया गया, बहुत अच्छी छवि है, वो उनको छवि को लेके वो चुनाव में उतरेगी और उसको कैश कराने की कोशिश करेगी। और सबसे बड़ा फैक्टर, कोई भी उपचुनाव, मोहन जी, कोई भी उपचुनाव सरकार लड़ती है, भावनात्मक सपोर्ट मिलेगा वहां। तो आज अगर आप टोटल अगर इसको पूछे तो ये एक कांग्रेस को मैं इस पे थोड़ा सा अपर हैंड देता हूं कि अपर हैंड कांग्रेस के एक पूरे ओवरऑल मुद्दे पे कि कांग्रेस अभी भी इस पे, क्योंकि भूपेश का अपना चेहरा, वनोपज की जो उन्होंने 600% जो उन्होंने इंक्रीज किया हुआ है वनोपज के दाम को लेके है, तो वो आदिवासी बहुल्य क्षेत्र में ये सब मुद्दे काम करते हैं। और जिस तरीके से पेशा कानून उन्होंने लाया तो डेफिनेटली इसका लाभ लेने की वो कोशिश करेंगे। और चूंकि सरकार में उनकी है, सिस्टम उनका है, कैंडिडेट बहुत उपयुक्त है, थोड़ी नाराजगी हर जगह रहती है। वो कैंडिडेट के लेकर कांग्रेस की जो नाराजगी व्यक्त थी वो मैंने उसका उल्लेख वहां किया। मेरी नाराजगी नहीं, बहुत उम्दा कैंडिडेट कांग्रेस ने दिया है, बहुत अच्छा उन्होंने दिया, इसको रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा। लेकिन ओवरऑल अगर कांग्रेस और भाजपा को आप देखेंगे तो कांग्रेस को मैं थोड़ा सा अपर हैंड पे मानूंगा कि उनकी संभावनाएं थोड़ी ज्यादा दिखती है। मुद्दों के लिहाज से थोड़ा अपर हैंड तो है, लेकिन समीकरण के हिसाब से क्या कुछ कहा जा सकता है, इस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले गंगवानी जी के पास चलते हैं। गंगवानी जी, हम देख रहे हैं कि छोटे दल कहा जाता है कि वो कांग्रेस के वोट काटते थे, जनता कांग्रेस जोगी भी और आम आदमी पार्टी भी, अब वो अपने आप को बैक कर लिए। ऐसे में वो आपके वोट काटते थे या वो भाजपा को फायदा पहुंचाने का काम करते थे, वो नहीं है। ऐसे में मुकाबला सीधा है,
सीधे आमने सामने की फाइट, इसको कैसे देखते हैं दोनों दल के पीछे हटने को? देखिए, बहुत स्पष्ट कर दूं मोहन जी आपके चैनल पे, जो जोगी कांग्रेस है उन्होंने अपना पारिवारिक संबंध के नाम से अपना उम्मीदवार वापस ले लिया है, और कहीं ना कहीं आपकी बात करूं तो अभी उनका अस्तित्व भी कुछ है नहीं यहाँ पे, तो वो कभी दूर दूर तक फाइट में प्रदेश अध्यक्ष है जी, प्रदेश अध्यक्ष खड़े हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए आप अभी बहुत शुरुआती स्तर पर है, उनको अपनी जनाधार डेवलप करने में काफी समय लगेगा। आने वाले 2023 के चुनाव में भी वो कहीं दूर दूर तक नहीं है। अगली बार आगे की बात अभी कहना उचित नहीं होगा, लेकिन और बात स्पष्ट कर दूं, उचित शर्मा जी की बहुत सारी बातों से सहमत हूं। एक वो न्यूट्रल पत्रकार है और चीजों को बहुत बेहतर ढंग से समझ रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा कांग्रेस अपर हैंड है। उसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि हम जो महात्मा गांधी का ग्राम स्वराज का स्वप्न था, चाहे गरीब, किसान, मजदूर, आदिवासी, हर वर्ग को आर्थिक रूप से मजबूत करने का हमने काम किया है। इनको शांत कर दिया। मेरा निवेदन है ठाकुर जी, मेरा स्वभाव नहीं, मैं बीच में ठाकुर जी मैं कंप्लीट कर लूं। मैं जब बोल रहा था तो आपने बोले आरक्षण का मेरे को मजबूर होना, और सिर्फ झूठ बोलने से यहाँ पर बैठ के चलिए आप बात रखेंगे। मेरा निवेदन है ठाकुर जी, आपकी मैं रिपोर्ट की बात कर रहा था, आपने दोनों रिपोर्ट की जांच नहीं दी, आपने दोनों रिपोर्ट नहीं की। मैं आपसे बार पूछता रहा, मोहन जी ने आपसे पूछा कि आप चलिए जवाब मैं आपसे लूंगा, आप अपनी बात जल्दी से कंप्लीट करिए। दलों का कितना असर होगा? दल फाइट से हट गए हैं। देखिए, बहुत आपके लोकप्रिय चैनल स्पष्ट कर दूं, कांग्रेस का उम्मीदवार बहुत शानदार जीत दर्ज करने वाला है। लगातार राजीव गांधी किसान न्याय योजना, ग्राम स्वराज योजना, गोधन न्याय योजना, स्वामी आत्मानंद, राजीव गांधी कृषि मजदूर न्याय योजना, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, लगातार 36 बिंदुओं के वादे कर रहे हैं। अगर मुझे समय देंगे 90% वादे हमने पूरे कर दिए हैं। बिंदुवार सुना सकता हूं, लेकिन ये लगातार डिबेट खत्म हो जाएगी। और देखिए, ये आदिवासी हितैषी होने का जो ढोंग कर रहे हैं, आज ननकीराम कंवर, नंद कुमार साय, रामविचार नेताम किस प्रकार सहयोग कर दिए छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा। एक चीज और कर दूं, एक चीज और, मैं 10 सेकंड और ले लूं। उचित शर्मा जी ठाकुर जी को शांत कर लीजिए। देखिए, मैं सच बोल रहा हूँ, इनकी बौखलाहट दिख रही है। चलिए, हमारा सवाल 10 सेकंड मुद्दों पे हो चुकी बात। हम चाह रहे थे कि दलों का समीकरण क्या फायदा पहुंचाएगा। जनता कांग्रेस के वोट शिफ्ट हो जाएंगे आपकी ओर, आपके वोट आपकी ओर शिफ्ट हो जाएंगे, मार्जिन बढ़ेगी। आप क्या आकलन? देखिए, एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। आज जो मरवाही का चुनाव था, जहां स्पष्ट रूप से जो जोगी कांग्रेस था, उन्होंने पूरी भारतीय जनता पार्टी का पूरा अंदर तक साथ दिया। उसके बाद भी हमने वहां 36,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की। ठीक है, हमें थोड़ा फायदा मिलेगा अभी, लेकिन वो आपको साथ दे रहे हैं। तो और वही कह रहा हूं, उनके भारतीय जनता पार्टी के समर्थन के बाद भी ये लगातार जीत का दावा करते रहे, 36,000 वोट से हारते हैं। अभी भी लगातार दावा खोखला कर रहे हैं। ये वही उम्मीदवार है जिसको 2013-2018 में उपयुक्त उम्मीदवार नहीं माना गया। बता दें आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कि आपने 2013 में, 2018 में ब्रह्मानंद नेताम जी को टिकट क्यों नहीं दी? आज क्यों बलि का बकरा बना रहे? छत्तीसगढ़ की जनता आपसे किसको टिकट दिए हैं? ठाकुर साहब ने पार्टी का आपके सदस्य भी नहीं है, उनको टिकट दिया आपने। आप पहले उसी को बता दो, अपने कार्यकर्ता लोकतंत्र साथ दो मिनट आन दीजिए, जवाब आन दीजिए। ठाकुर साहब के जवाब दे दीजिए। आप आदिवासी आरक्षण के समर्थक हैं, तो छत्तीसगढ़ की जनता 2 प्रश्न पूछना चाहती है आपसे। आप ननकीराम कंवर कमेटी की रिपोर्ट थी, जिन्होंने स्पष्ट रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस स्वीकार किया, वो तो कि मैंने समय भी दिया, आपने क्यों सबमिट नहीं की? मुख्य सचिव की रिपोर्ट क्यों सबमिट की? पुरानी बात हो गई। चलिए, आरक्षण सबसे बड़ा मुद्दा है, छत्तीसगढ़ जनता जानना चाहती है। ये आरक्षण पे किसी दिन और चर्चा कराएंगे। अभी तो विशेष सत्र भी आना है। विशेष सत्र होगा सर। समझ चुका है आप दोनों की बातों को विशेष सत्र में डिस्कस तो किया जाएगा। समाप्त हो चुका है। शर्मा जी से ले लेते हैं जवाब। जी, दोनों वक्ताओं से। बता दीजिए, शर्मा जी आदिवासी समाज जानना चाहता है। बिल्कुल, आरक्षण के मुद्दे पे बात हो चुकी है। शर्मा जी, हम ये समझना चाह रहे हैं कि 2 दल हटे, लेकिन एक आदिवासी समाज के रूप में एक नया प्लेयर जो है वो सामने आ गया इस चुनाव में। 2 दल हटने से फायदा और आदिवासी समाज का उम्मीदवार आने से नुकसान, क्या आंकते हैं आप? क्या आकलन है? जी बिल्कुल, देखिए, अब ये सर्व आदिवासी समाज के जो कैंडिडेट आए हैं, निश्चित तौर पर मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस के लिए चुनौती बन के आएंगे, क्योंकि जिस दल से और जिस संगठन में, वहां भी जो 2 दल हैं, जिस संगठन से ये जो आ रहे हैं, वो सरकार से थोड़ा इतर चाल चलते हैं। दूसरा, आम आदमी पार्टी को आप वहां लाइटली नहीं ले सकते, क्योंकि अध्यक्ष महोदय आम आदमी पार्टी के उसी शहर, उसी विधानसभा से आते हैं। और तीसरे नंबर की पोजीशन पे, आपको याद होगा मोहन जी, तीसरे नंबर की पोजीशन में अगर सबसे अच्छा कहीं रिस्पॉन्ड आम आदमी पार्टी ने किया था 10,000 वोट पाके, तो तीसरे नंबर की पोजीशन में आम आदमी पार्टी भानु प्रताप में थी। अभी वो कितना रिस्पॉन्स होता है, वो जो वोट जो फ्लोटिंग वोट तो किस तरफ जाएंगे, उनके वोट किस तरफ शिफ्ट होंगे, किस तरफ
वो बहेंगे वो देखने वाली बात होगी। बाकी ये जरूर गुंजाइश है कि ये अब ये वोट में फिर नोटा भी है, आप देखेंगे नोटा की अच्छी खासी स्थिति थी वहां पे भानु प्रतापपुर में, तो ये स्थिति देखने को रहेगी कि नोटा के वोट कहाँ शिफ्ट होते हैं, आम आदमी कहाँ होते हैं, जेसीसी के वोट कहाँ शिफ्ट होते हैं, ये देखने वाली बात होगी। बाकी फिलहाल है ये है कि सरकार के लिए ये बहुत चुनौतीपूर्ण चुनाव रहेगा, एक लिटमस टेस्ट रहेगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी अपने नए संगठन के साथ, नए परिवर्तन के साथ, नए ऊर्जा के साथ इसको जीतने की कोशिश करेगी, और ताकि ये बता सके कि अब ये 4 साल की एंटी इनकम्बेंसी। दोनों वक्ताओं से चलते चलते में एक फाइनल का कमेंट लेंगे और ये जानने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि खैरागढ़ में एक घोषणा पत्र ला दिया था उपचुनाव में, आमतौर पर घोषणा पत्र नहीं आता कांग्रेस का, क्या कोई एजेंडा, कोई सेट घोषणा पत्र की तरह बात लेकर आप लोग चुनाव में जाएंगे? आप बताएंगे, फिर आपका जवाब भी लेंगे रमेश ठाकुर जी। पहले आप। मोहन जी देखिए, कहीं ना कहीं इसमें कोई घोषणा पत्र की सवाल नहीं है, लगातार आदिवासी को हितों के निर्णय लिया हमने, चाहे पेशा कानून को लागू करने की बात हो, और जैसे 7 से बढ़ा के 65 किया, 600 को लागू न कर रहे हैं, 4,84,000 वनाधिकार पट्टे, तो लगातार आदिवासी समाज हमारी प्राथमिकताओं में है। और कहीं ना कहीं मोहन जी यही नतीजा है कि बस्तर की पूरी 12 की 12 सीटें और छत्तीसगढ़ में 29 में से 28 आदिवासी सीटें आज हमारे कांग्रेस के पास है। लगातार उन्होंने हमारे पर विश्वास जताया है और आगे भी हमें पूरा विश्वास है। 61% जो है आदिवासी, कोई अलग से घोषणा पत्र नहीं आएगा ये? नहीं, अभी फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक छोटा सा कार्य करता हूँ, आगे क्या निर्णय लिया जाता है ये पार्टी और संगठन पर निर्भर। बिल्कुल। आप लोग क्या दांव फेंकेंगे, किस तरीके से लोगों को लुभाएंगे, कोई घोषणा पत्र जारी करेंगे क्या ठाकुर साहब? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को कोई दाव या लुभाने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी केडर बेस्ड पार्टी है और हमारा जो प्रत्याशी है ब्रह्मानंद जी उस क्षेत्र में लगातार लोगों के बीच में जाके सेवा कर रहे थे, चाहे कोरोना काल के समय हो, चाहे अभी का समय हो या आने वाला पूर्व के समय हो। इसलिए जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बहुत लोकप्रिय है। लोगों ने उनको वोट देने का मन जिस दिन से प्रत्याशी घोषित किया गया उसी दिन से बन चुका है, वातावरण वहां बन चुका है। और 5 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ब्रह्मानंद जी, ये बिल्कुल, तो ये दोनों ओर से दावे हैं और दावे कितने सच होंगे ये 8 तारीख को पता चलेगा। किसके दावे में दम है ये पता चलेगा। और अभी ऐसी और कई चर्चाएं होंगी जब हम फिर से जुटेंगे और बातचीत करेंगे। ठाकुर साहब, हम फिर से इस मुद्दे पर जुटेंगे, क्योंकि अभी तो चुनाव लंबा चलेगा, प्रत्याशी तो सामने आए हैं अभी, लेकिन अब मुद्दे भी सामने आएंगे, प्रचार होगा, सभाएं होंगी, तब तक और मौका मिलेगा बातचीत करने का। फिलहाल दावों के लिए इंतजार करना होगा 8 तारीख तक का। इस चर्चा को आज हम यहीं खत्म करते हैं। उन मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद जो इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए TV 24। नमस्कार।